हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग का पाठशाला। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि सीएचओ का अपडेट इस वीक में कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा सीएचओ में। तो फाइनली जो डेवलपमेंट होना था उसमें से एक डेवलपमेंट तो ये हुआ है कि आपका डिसक्वालिफ़िकेशन का लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। मतलब कि क्या कि किन किन बच्चों का जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम था और किस चीज़ में प्रॉब्लम था उसका जो है डिटेल दिया गया है और उसके आगे क्या करना है वो सब उसमें लिखा हुआ है। और इसके बाद क्या क्या होगा सीएचओ में वो चीज़ जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीएचओ का ज्वाइनिंग कब होगा, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके हाथ में ज्वाइनिंग आएगा, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है और सीएचओ ज्वाइन करने के बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ जो है हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले विकास बॉस बताएंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे या फिर क्या क्या रीजन से जो है बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया गया है उसके बारे में। धन्यवाद आशीष जी। हाँ, तो आज जैसा कि डिस्क्वालीफाई का लिस्ट सीएचओ ने जारी किया है और जैसे हम लोग बता रहे थे कि कुछ दिन के अंदर में, जैसे हम पहले सबसे पहला वीडियो में ही बता दिए थे 29-30 तारीख को कुछ अपडेट आने वाला है। बट डिले करते 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 एक वीक के लगेगी या एक वीक के बाद कुछ ना कुछ रिजल्टेंट हम लोग को देखने को मिला। इस रिजल्टेंट में हम लोग देखेंगे डिस्क्वालीफाई का लिस्ट, डिस्क्वालीफाइड अराउंड 222, मतलब 222 स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई किया और कारण के साथ में डिस्क्वालीफाई किया। किन किन कारणवश है कि डिस्क्वालीफाई किया, इनके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। जनरली जो डिस्क्वालीफाई का सबसे बड़ा रीजन रहा सीसीएस सर्टिफिकेट। सीसीएस सर्टिफिकेट के कारण से जनरली डिस्क्वालीफाई किया गया। और दूसरा एक रीजन था एनेक्सर सर्टिफिकेट। सीसीएस में भी एक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, दूसरा कॉलेज से प्रोवाइड होता है। बहुत सारा देखे हमने डिस्क्वालीफाई का रीजन क्या था, एनेक्सर 1 सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था, है ना, इसके वजह से। और दूसरा वजह क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लेके गया। डॉक्यूमेंट्स में जैसे क्या हो गया, 11-12 मैंडेटरी था, जो अपलोड किए हैं तो वो सारा का सारा मैंडेटरी था लेकर के जाना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं ले गए, इस कारण से भी छाटा गया। और जनरली है क्या कि एडमिट कार्ड को लेकर के एक बच्चे को देख रहे थे, क्या एडमिट कार्ड को लेकर भी छाटा, ओरिजिनल एडमिट कार्ड जिस पे साइन किया, साइन और मोहर मारा हुआ था, उसके कारण से भी छाटा था। बट लेकिन वहाँ पे जब देखा मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट को है क्या कि थाने में जा करके एफआईआर कॉपी बनवा करके फर्दर जा करके अगर हाफी डिपीट, पहला तो हाफी डिपीट मांग रहा था, नहीं तो कुछ कुछ बच्चे को है क्या एफआईआर करना पड़ा कि मेरा डॉक्यूमेंट्स खो गया है, मेरा जो भी एडमिट कार्ड है वो गुम हो जाने के कारण से हम लोग को स्वीकृति प्रदान किया जाए कि ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से बना करके एफआईआर कॉपी बना करके अपलोड करने के बाद है क्या, या सबमिट करने के बाद वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे, क्वालिफाई भी कर रहे थे, है ना, और परमिशन भी मिला। और बहुत सारे बच्चे जैसे कि डॉक्यूमेंट्स जो है 12th का हो गया, 11th का है, या उसमें कुछ गलतियां हो गई, तो गलतियां होने के बाद है क्या कि उन्होंने बोला कि हाफी डिपीट किसी किसी को, सबको नहीं, किन्हीं किन्हीं को परेशान करने के लिए बोल दिया कि हाफी डिपीट बनवा के लेकर आइए, तो कोई हाफी डिपीट बनवा के नहीं लेकर आ पाए, या कोई और परेशान करने के लिए बोल दिया क्या कि सीनियर से हाफी डिपीट बनवा के लेकर आइए, तो नहीं बनवाने के कारण से भी डिस्क्वालीफाई किया गया। और दूसरा एक बात और निकल करके आ रही है क्या कि सीएचओ में अगर एक बार ज्वाइनिंग कर ली है कहीं पे भी, सीएचओ में कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर में कहीं भी एक बार ज्वाइनिंग कर लिए, फिर दोबारा से आप ज्वाइनिंग करते हैं तो नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए कि ज्वाइनिंग किए, रिजाइन किए, वहां पे आप बॉन्ड भी आप फिल अप कर दिए, सारा चीज कर दिए, फिर आप चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम दे करके फिर से ज्वाइन कर ले, तो ये पॉसिबल इसमें नहीं है, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आज आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अगर आपका अच्छे मार्क्स स्टाफ नर्स में आ रहा है या ट्विटर में आ रहा है, बट आप इसमें अगर ज्वाइन करके रिजाइन मार देते हैं तो फिर दोबारा अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम दे करके फिर से रिज्वाइन करें, अगर परमानेंट हो जाता है हमारा सीएचओ, तो कल के डेट में ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा तो ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, एक तो 2.5 लाख तो रुपया लेगा ही, दूसरा बात फिर दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोच विचार करके, अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो फिर अपना सोच विचार करके गार्जियन से राय विचार लेने के बाद ही इसमें सीएचओ में ज्वाइनिंग ले, नहीं तो हो सकता है कि आगे चल के पछतावा ना पड़ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे फ्यूचर में देखिए, अभी तो जैसे कि जो हमारा परमानेंट होने का बात रहा, तो परमानेंट होने का तो अभी कोई फिलहाल कोई डिस्कशन है नहीं, लेकिन अगर कोई फ्यूचर में परमानेंट अगर मान लीजिए कर देता है सीएचओ को, तो जो अगर अभी छोड़ेगा उस समय वो फिर से ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ये बात अभी से क्लियर रखेंगे मन में। तो जिसको मन में है कि हमको आगे सीएचओ में ही रहना है, वो रिजाइन नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे तो ही बेटर होगा उनके लिए।
क्योंकि अगर अभी वो रिजाइन कर देते हैं तो जब परमानेंट होगा तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे फिर से। नहीं तो हमारे हिसाब से क्या है ना, सीएचओ अगर हम लोग अपने बेसिस पे अगर बात करते हैं, सबका तो क्वालिफाई है ही है, हम लोग सीएचओ ज्वाइनिंग कर लेना चाहिए। अब पूछिए क्यों? अगर मान लीजिए कि बीटीएससी लेट करती है, बीटीएससी में समय लगती है, कि अगर मान लीजिए डिफी नहीं हो पाया या किसी कारणवश डिले होता है, सीएचओ का ज्वाइनिंग अगर जितना रिसेंटली आया है तो हम लोग को ज्वाइन कर लेना चाहिए, इसलिए ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि बीटीएससी जारी करता है डीवी के लिए, बुलाता है, मान लीजिए 1 मंथ के अंदर में बुला ही लेता है, कोई नहीं, हम लोग ज्वाइनिंग किए हुए हैं ना, यहाँ से रिजाइन मार करके वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ परमानेंट हो रहा है। तो इस बात का गिलाने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। हम इन फ्यूचर क्या होगा वो बात की बात है, बट अभी एक सिनेरियो के हिसाब से अगर बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो स्टाफ नर्स बेटर है। यहाँ पे 40,000 वहाँ 70-80,000 है, सीधा डबल हो जा रहा है, मायने रखता है भैया। और दूसरे परमानेंट जॉब है, इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल सकता है ना। देखिए निकालता तो नहीं है मेनली, बट जॉब सिक्योरिटी उस तरह का नहीं होता, नहीं है ना जो परमानेंट वाला है। तो वही चीज है, सारी चीजें, पे स्केल हो गया आपका, डीए हर साल में 2 बार जुड़ता है, तो वो बहुत सारी चीजें होती है। जो परमानेंट पेमेंट इंक्रीमेंट जो है हमारा परमानेंट में ज्यादा होता है, इसमें साल में 1 बार सीएचओ और दूसरी बात देखिए कि 8वां वेतन जैसे ही लागू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से, सीधा लाख प्लस हो जाएगा स्टाफ नर्स का। हाँ, और सीएचओ में कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, वही 5% का इंक्रीमेंट हर साल जो जुड़ता है, बस वही इंक्रीमेंट होगा। अब विकास जी ऐसा बताइए कि इसमें से कौन कौन सा क्राइटेरिया है, मतलब कौन जो क्राइटेरिया से छाटा गया है, तो कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसको मतलब अगर सही रीजन वहाँ पे दे दे, आपत्ति अगर सही दर्ज करे तो उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे कि एडमिट कार्ड अगर खो जाता है तो इस कारण से अगर किन्हीं को डिस्क्वालीफाई किया गया है तो उनको है कि क्वालिफाई फिर कर दिया जा सकता है। कैसे? तो उसके पीछे आप एफआईआर कॉपी लगा सकते हैं या एफिडेविट सबमिट करके है कि वहाँ पे क्वालिफाई, हाँ वही सही फॉर्मेट में अगर सबमिट करते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और दूसरा जो है कि सीसीएस सर्टिफिकेट अगर मान लिया जाए कि एनेक्सर सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, कि वो भी आप दे करके क्वालिफाई कर सकते हैं। बट लेकिन जो न्यू जो आप चाहिएगा बनवा करके फिर से हम जाए वहाँ पे मिले और उससे नया डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कोई भी नया डॉक्यूमेंट, हाँ जो पहले से अपलोडेड है बस तो ये जो अपलोड किए हैं वही आपको लगेगा। और एक कारण था क्या कि डेट के बियॉन्ड सर्टिफिकेट था, एक कट ऑफ डेट का बियॉन्ड सर्टिफिकेट था, उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो तो नहीं के बराबर नहीं क्वालिफाई होगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक और देखे हमने कि सीएचओ पोस्ट पे पहले थे और उसके बाद रिजाइन मारने के बाद फिर से एग्जाम देकर क्वालिफाई करके फिर से ज्वाइन करने का कोशिश किया, तो वो भी मे भी पॉसिबल नहीं है, उनको भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक नियमावली में साफ साफ लिखा गया था, है ना। और उसके बाद अगर बात करें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किन्हीं व्यक्ति के पास नहीं था उस दौरान, और मौका भी दिया गया था 22 तारीख तक सबमिट कर दे, अगर सबमिट नहीं किए हैं तो थोड़ा मुश्किल है इसमें भी कि इसमें जैसे जो अगर अपलोड किए हुए हैं लेकिन नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो अभी उसमें आपत्ति दर्ज करा के कर सकते हैं, लेकिन वही अपलोड होना चाहिए पहले से। हाँ। अच्छा, और दूसरा इसमें ये है कि जो आपत्ति का वो पूरा निकाला है कि किस कारण से आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो वही सेम रीजन वो जो उसके बाद एक पेज दिया हुआ जिसमें कि आपका नाम है, ठीक है, उसके बाद फिर आपके पिता का नाम है और जो कारण है उसमें लिखना है कि कौन से कारण से आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, और वो जो कारण है उसका जो पीडीएफ है उसको भी उसमें आपको लगाना है, ठीक है। तो वो सही कारण आपको देना है, पता चले कि आपको सीसीएच के कारण डिस्क्वालीफाई किया है और आप जाके उसमें दे रहे हैं पोस्ट बेसिक का सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं, तो वो चीज़ मान्य नहीं होगा। जो कारण से आपको डिस्क्वालीफाई किया है वही कारण का आपको सही रीजन देना होगा कि क्यों हमको, मेरे पास ये सर्टिफिकेट था, इसको हम जमा किए थे, फिर भी हमको रिजेक्ट किया है। तो ये सब आपत्ति आप दर्ज कर सकते, नहीं तो पता चले कि आपको कुछ दिए हुए नहीं है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम दिए थे, तो इसमें वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि आगे चल के आप पे कार्रवाई भी हो सकता है। अच्छा, ये कब तक है सबमिट कर सकता है? ये 10 तारीख तक है, 10 तारीख तक डेट दिया गया है। 10 तक सबमिट कर, हाँ 10 तक ऑफलाइन ना, हाँ वहाँ जाकर, और ये नहीं कि अपने पापा को भेज दिए, चाचा को भेज दिए, नहीं, खुद जाकर जिनका है वही जाके सबमिट करेंगे। जैसे अगर मेरा होता तो हमको खुद जाना पड़ता, वहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि खुद जाकर सबमिट करना है, जो व्यक्ति है उसको खुद ही जाके अब जो भी कागज़ है उसको सबमिट करना होगा, आपत्ति जाके दर्ज कराना होगा। तो 10 तक मानिए कि ये क्या होगा, आपत्ति दर्ज ही होगा, तो मानिए कि 2-3 दिन 4 दिन वेरीफाई करने में लग जाएगा, तो लगभग मानिए कि 15 से लेके 20 तक
अगर देखा जाए तो जो फाइनल मेरिट है, जो क्वालिफाई करेगा उसका फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज करेगा। अच्छा, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे ज्वाइन करवाता है, कुछ आइडिया है? हाँ, तो सबसे पहले तो फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज करेगा। अब फाइनल मेरिट लिस्ट में किसको किसको सेलेक्ट करेगा, तो देखिए 2 कैटेगरी है, ठीक है। 2 कैटेगरी में सीटें खाली जाएंगी। पहला तो है एसी कैटेगरी और दूसरा है ईबीसी कैटेगरी। ये 2 कैटेगरी में सीट खाली जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीट काफ़ी था, उतने बच्चे हैं नहीं। लेकिन अगर बात करें मुश्किल किसको होगा, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है जनरल कैटेगरी वाले को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट का संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा है कि जो कैटेगरी वाले भी जिनका नंबर अच्छा होता है, ठीक है, तो अगर हाँ यूआर कैटेगरी से लेंगे, ठीक है, तो इसलिए यूआर में भीड़ ज़्यादा है। तो यूआर में जो जिनको डीवी के लिए बुलाया हुआ था, तो उसमें से बहुत बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको डिस्क्वालीफाई, मतलब जिनका कि नाम हमको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरा है कि बीसी में, तो बीसी में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पे भी हमको थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलेगा। नहीं देखिए मेरे भाई, ज्यादा का छटा ये नहीं होगा। आप ये देख लीजिए ऐसे कि 1.5% 1 ज्यादा एक्स्ट्रा मंगाया, 1.15% बुलाया तो ज्यादा एक्स्ट्रा व्यक्ति को हाँ, नहीं लेकिन बुलाया कुछ गया लोग छट सकते हैं जिनका मतलब एकदम कट ऑफ के आसपास है। लेकिन अराउंड देखिए, बात करते हैं 700 के आसपास, या मान लीजिए कि 500 लेके चलते हैं, एससी में 500 लेके चलते हैं, 300 लेके चलते हैं इसमें ईबीसी में। तो ईबीसी में 300 800 का हम छाट देते हैं। 4500 में अगर 800 का हम हटा देते हैं तो अराउंड मान लेते हैं कि 3700 पे का, तो 3700 पे यूआर रैंक तो पूरा जाएगा, पूरा फिलअप हो जाएगा। हाँ, तो कह सकते हैं क्या यूआर रैंक से या मान लीजिए कि अनरिजर्व रैंक से जो लफाइट करने जा रहा है उसका अगर कम है, जैसे 40 से 45 उठाया है, उसमें मे भी हो सकता है क्या कि वो 45 के बदले 50 से उठा सकता है। यही न कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो तो यूआर वाले और थोड़ा सा बीसी कैटेगरी में थोड़ा सा फाइट है। बीसी में भी थोड़ा सा हमको फाइट, हाँ, सीट कम है काफी, तो वहाँ पे भी हमको फाइट देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले भी जो जिनका लिस्ट में नाम था, तो डीवी लिस्ट जो भी डीवी करवाए हैं वो सेफ हैं। और एससी और ईबीसी कैटेगरी में तो सीटें खाली भी जाएंगी, वहाँ पे तो देखने को मिलेगा सीटें खाली भी। हाँ, तो ईबीसी और इसमें सीट खाली भी जा सकता है। अब ये सारा कुछ हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा, मान लीजिए कि अगर मान के चले 15 से 20 सितंबर के बीच में अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, तो उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, पहला तो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का, ठीक है। तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा। अब डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद अगर देखते हैं, अगर वो साथ ही साथ सब सेंटर और पीएससी के अंदर जो सब सेंटर आता है वो अलॉट करके दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलॉट करके नहीं देगा, अगर जैसे कि अभी तक जितना भी सीएचओ का बहाली हुआ है उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉट करके देता है, और डिस्ट्रिक्ट अलॉट करके देगा तो सबसे पहले हमको, जैसा कि हम एक वीडियो में हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, तो जाके सीएस ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा, या डीएचएस ऑफिस जो होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जो होता है, वहाँ जाके हमको रिपोर्ट करना होगा, ज्वाइनिंग करना होगा। और वहाँ से फिर हमको क्या होगा, वहाँ पे जो लॉटरी सिस्टम, हाँ, लॉटरी सिस्टम के द्वारा आपको सब सेंटर जो एसडब्ल्यूसी है आपको अलॉट किया जाएगा, और फिर वहाँ जाके आपको ज्वाइनिंग करना होगा। अब ये सारा ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह हो जाएगा, और जिस दिन से ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद आपका जो है सैलरी बनना शुरू होगा। तो अब ये बताइए कि आशीष जी की इसमें सैलरी कितना मिलता है सीएचओ में? देखिए, सैलरी की बात करें तो ऐसे तो हमारा जो सैलरी है 2 कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है। एक तो हमारा पूरा सैलरी है जो कि 32,000 है, और बाकी 8,000 जो है वो इंसेंटिव के फॉर्म में मिलता है। और ये इंसेंटिव जो है 11 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट होता है। हाँ, वही 10 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट होगा कि 10 पॉइंट्स रहेगा, उसको आपको फुलफ़िल करना है, उसी के बेसिस पे आपको क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ जो है अलाउंस मिलता था, लेकिन अभी हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था, लेकिन अभी उसका कोई कंफर्म नहीं है कि इस बार अब से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक। ऐसे पहले 500 रुपये पर मंथ जो है वो मिलता था। फिर उसके बाद आपको इंटरनेट का मिलेगा। इंटरनेट का अप्रॉक्सीमेट वही 300 के आसपास मिलता है, ये है। और उसके बाद उसमें से जो टोटल पेमेंट जो आपका बनता है 32,000, उसमें से डिडक्शन भी होता है ईपीएफ का, तो वो भी डिडक्शन अप्रॉक्सीमेट आपका 1800 के आसपास का हो जाता है। तो ये आपका क्या है कि एक थोड़ा सा सैलरी का जो पूरा एस्टिमेट जो होगा कि एक महीने में आपका क्या बन पाएगा, वो चीज़ है। हाँ, तो वही अच्छा, ये इशू कहाँ से होता है? ये मान लीजिए सैलरी जो आप बता रहे हैं, ये इशू कहाँ से होता है? पीएचसी, सीएससी या नहीं, ये पीएचसी से ही होता है। वहाँ पे हेल्थ मैनेजर होते हैं, उनके द्वारा होता है। ये जो हमारा जो हेल्थ मिशन है, ये जो हमारा स्टेट हेल्थ सोसाइटी है, वहाँ के ही हमारे हर एक सेंटर पे मैनेजर होते हैं, हेल्थ मैनेजर होते हैं। वही जो है सारे
जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल हमारा जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंदर जितने भी आते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी है जॉब वाले, उनका सबका पेमेंट बनाते हैं, चाहे CHO हो गया, ANM हो गया, जितना भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है सबका पेमेंट वही हेल्थ मैनेजर जो है वो बनाएंगे। तो ये हो गया, EPF कट गया, तो टोटल वही अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हो कि वही 30,000 ना 30,000 और इंसेंटिव, तो 38,000 के आसपास जो है अप्रॉक्सीमेट आपको पर मंथ मिलेगा क्या EPF कटने के बाद। 8,000 मिल जाता होगा? नहीं, सबको टोटल 10 क्राइटेरिया 10 क्राइटेरिया है, लेकिन वही इसमें 10 क्राइटेरिया है। अब इसमें जो पहला क्राइटेरिया है ना कि आपको 400 OPD में पेशेंट देखना होगा एक मंथ में। टोटल पहला जो क्राइटेरिया उसमें OPD में 400 पेशेंट देखना होगा। अब 400 पेशेंट आप देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका 1,000 रुपया बनेगा। अगर 400 पेशेंट से कम देख पाते, उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो 750 रुपया मिलेगा, ठीक है, मतलब इसमें से कुछ कटेगा। उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है टेली कंसल्टेंसी का, या टेली मेडिसिन जो जानते हैं कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस जो है जो कि आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर को, मतलब जो डॉक्टर हैं उनसे आप बात करवा के पेशेंट का जो है वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा सकते हैं। तो इसके लिए तो ये लगभग एक मंथ में 120 के लगभग करना होता है, तो 120 के लगभग करिएगा तो जाके आपका उसमें भी लगभग कितना 1,500 रुपया बनता है, ठीक है, और नहीं कर पाए तो थोड़ा सा कम बनेगा, उसमें भी कुछ कटेगा। अच्छा, मतलब कि ये कुछ क्राइटेरिया है, कुछ काम, हाँ, 10 पॉइंट है, हाँ, 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट्स को फुलफिल अगर करते हाँ, तो हैं पहला इंसेंटिव बनेगा, हाँ, नहीं तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, मिलेगा कम मिलेगा, कम मिलेगा काम के आधार पे, है ना, काम के आधार पे। तो टोटल 10 क्राइटेरिया में पहला है कि OPD में 400 पेशेंट देखना है। दूसरा है कि आपको टेली कम्युनिकेशन जो है या ई संजीवनी जिसको बोलते हैं वो लगभग करना है, 120 कॉल करवाना है टोटल, मतलब 120 पेशेंट को ई संजीवनी कराना है। उसके बाद डेली रिपोर्ट ऑन SWC में, अगर डेली जो रिपोर्टिंग है उसको अगर आप अपलोड करते हैं पोर्टल पे, SWC का जो पोर्टल है, तो उसके लिए आपको पैसा बनता है, ठीक है, 1,000 रुपया। दूसरा है कि चौथा है मैटरनिटी सर्विस जो होता है, डिलीवरी एंट्री ऑन SWC पोर्टल, उसके लिए आपको कितना बनता है, तो उसके लिए भी आपको 1,000 रुपया बनता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। दूसरा है वेलनेस एक्टिविटी के लिए आपको 1,000 रुपया का फंड मिलता है, तो मतलब 1,000 रुपया मिलता है, तो वो क्राइटेरिया को, हाँ, योगा ये सब कराने के उसके बाद फिर NCD स्क्रीन जो जानते हैं, हाँ, तो NCD 12 अगर 12 टोटल होता है वो करना होता है, वो अगर कर दिए तो उसके लिए फिर पैसा बनता है। दूसरा है कि TB का भी स्क्रीनिंग का बनता है पैसा, वो लगभग 500 रुपया बनता है TB का स्क्रीनिंग का, ठीक है। ये भाई इतना कम है, सैलरी उस हिसाब तो है ही नहीं यार, काम तो आप इतना जुराते जा रहे, इतना डॉक्टर का काम नहीं है जितना कि हम लोग का काम है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब का यही तो दिक्कत है कि जितना काम जो होता है उतना पेमेंट, उस हिसाब से तो हम लोग का स्टाफ नर्स बढ़िया है भाई, कम से कम जाओ ड्यूटी करके आओ। ये तो इतना काम है कि महीना भर करते रहते नहीं पूरा कंप्लीट होगा भाई। पहले तो मान लीजिए काम कीजिए, काम करने के बाद अगर फुर्सत मिलता है तो पूरा अपलोड कीजिए, मतलब इतना काम है। एक तरह से मानिए कि एक तरह से उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज वर्कर। हाँ, मल्टीपर्पज वर्कर एक तरह से, अगर बोलने के लिए बोला जा रहा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, लेकिन एक तरह से मल्टीपर्पज वर्कर, आपको सारा काम करना है, आपको पेशेंट भी देखना है, साथ में एक तरह से डेटा ऑपरेटर का काम भी करना है, सारा जो डेटा है उसका एंट्री करना है। तो टोटल 10 क्राइटेरिया जब तक फुलफिल नहीं करिएगा तो जो 800 रुपया 8,000 इंसेंटिव वो नहीं मिलेगा। तो एक तरह से मल्टीपर्पज वर्कर ही है। 45 मतलब 40,000 सैलरी है ना काम का हिसाब से। हेल्थ मिनिस्टर है JP नड्डा, एक बार हाँ, इसमें उन्होंने बोला भी था उन्होंने कि हमारे हेल्थ सिस्टम का बैकबोन है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो उस हिसाब से पेमेंट, तो बैकबोन है तो बैकबोन के हिसाब से उसको पेमेंट भी तो दिया जाता है, लेकिन पेमेंट यहाँ पे कम है। इसी देखिए CHO में जो सीटें खाली रहने का, हर एक साल सीट खाली, फिर सीट खाली रह जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी मानिए तो ये भी वैकेंसी आया है ना, तो फिर से इस वैकेंसी को कुछ दिन के बाद फिर से सरकार निकालेगी, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मानिए ना तो इसमें से 2,000 ही लोग जो कि परमानेंट यहाँ पे जॉब करेंगे, नहीं तो 2,000 भी नहीं भाई, 2,000 भी निकल जाएंगे, 1500 के आसपास 50% निकल जाएंगे, 50% लोग निकल जाएंगे। तो फिर से जब तक परमानेंट नहीं करेगा ना तब तक कोई भी इसमें पैर दाब कर बैठेगा ही नहीं। क्यों रहेगा भाई? 32,000 में आप गांव सुदूर इलाका में आप दे रहे हो, परमानेंट करने नहीं जाएगा, स्टाफ नर्स हो गया या एम्स हो गया, तो उसमें अच्छे से अच्छे संस्थान में नहीं जाके काम करेगा। हाँ, अगर तो यही करना है 32,000 लेना तो कहीं प्राइवेट में भी काम करेगा तो 32-35,000 रुपया मिल जाएगा, लेकिन वहाँ इससे भी ज्यादा कम रहेगा ना। देखिए जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उसके लिए है, ठीक है। अब किसी का परमानेंट जॉब लग रहा है तो वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जॉब नहीं करेगा,
ठीक है, उसके लिए नहीं है। अब प्राइवेट में जो दिन भर मगजमारी करने के बाद 15,000 20,000 रुपया जो देता है, उससे तो बढ़िया है। हाँ, उससे बढ़िया है। प्राइवेट से ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार हाँ, का लेकिन प्रेशर नर्स, नहीं हाँ, रहेगा, बंदा लेकिन बड़ा परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर के जॉब से नीचे है। अगर इसको परमानेंट कर देता तो सबसे अच्छा है। परमानेंट कर दिया तो नर्सिंग ऑफिसर से भी अच्छा है, क्योंकि एक तरह से आप एक हेल्थ सेंटर, हाँ, हेल्थ सेंटर के मालिक हैं, आप मालिक हैं, प्रभारी है वहाँ के। लेकिन जब परमानेंट कर देगा तब अच्छा है। लेकिन अभी है कि आप मालिक हैं, लेकिन मालिक के हाथ में पूरा तो कुछ पावर ही नहीं, पैसा ही नहीं उतना दे कुछ स्टेट में कर दिया परमानेंट, कुछ स्टेट में, जैसे कि झारखंड का छठा वेतन लागू करते थे, झारखंड में किया नहीं, मतलब वो हेल्थ केयर हाँ, बनाया है, बनाया है। हाँ। मणिपुर वगैरह में कहीं किया है, उधर साइड में मेघालय वगैरह में तो कहीं कहीं किया है। जैसे कि हरियाणा में सीएचओ का अच्छा खासा पेमेंट है, 60,000 के लगभग पेमेंट है। लेकिन उसके बाद देखिए तो हाँ, अगर देखा जाए तो और दूसरे जैसे कि यूपी हो गया, उधर राजस्थान वगैरह से, बिहार में जो सीएचओ का पेमेंट है काफी अच्छा है, वहाँ से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 32,000 जो है वो सैलरी इन हैंड मिल रहा है ना। लेकिन बहुत सारा स्टेट में जो है 15,000 रुपया सैलरी है, 22,000 इंसेंटिव है। इंसेंटिव में वहाँ कुछ ना कुछ तो कटेगा, झोल होता है और कटता भी है, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सही है, इसलिए देखते होंगे कि यहाँ पे दूसरे स्टेट के बच्चे भी काफ़ी आते हैं सीएचओ के जॉब करने के लिए। हाँ, राजस्थान वगैरह के काफ़ी बच्चे यहाँ पे, क्या बाकी बिहार हाँ, में नर्सिंग में जो है काफ़ी अच्छा पेमेंट मिलता है, तो दूसरे स्टेट के बच्चे आते हैं। क्योंकि देखिए पूरे इंडिया में अगर देखें तो बिहार में काफ़ी अच्छा पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है नर्सिंग के फील्ड में। तो फिर मंगल पांडे क्यों नहीं इसको परमानेंट कर रहे भैया? क्या क्योंकि सुनने में आया था, क्या सबसे पहला जो परमानेंट होगा बिहार में ही परमानेंट होने जा रहा है, जहाँ तक हमने को सुनने में आया था। क्या इसमें सच्चाई है पता नहीं। अब वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। अभी तो जब तक कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं हो जाता, अभी तो हम लोग का ज्वाइनिंग का क्लियर नहीं, कब तक होगा तो कैसे बोला जा सकता है पहले ही। लेकिन देखिए, अब जैसा कि हम लोगों ने उस दिन जो वीडियो बनाया था सीएचओ से रिलेटेड, तो उसमें बोला था कि इसमें सबसे पहले क्या होगा कि आपत्ति जो भी अगर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो उसका क्यों डिस्क्वालीफाई हुआ है वो रीज़न बताकर, अगर उस रीज़न को फुलफिल करते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो पहला प्रोसेस तो हो चुका है 4 तारीख को। अब 10 तारीख के बाद लगभग 15 तारीख 20 तारीख तक अपना फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर अपना जो सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलॉट हो जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद फिर हम लोग जाके वहाँ डिस्ट्रिक्ट में सीएस को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर सीएस को रिपोर्ट करेंगे, और वहाँ से लॉटरी सिस्टम से हम लोग को क्या मिल जाएगा, जो हमारा सेंटर है वो मिलेगा, और फिर सेंटर पे जाके ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं आगे ट्रेनिंग होता है कि नहीं, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन जैसे कि सीसीएच का सर्टिफिकेट 6 मंथ का उसी के लिए होता है। लेकिन देखिए उसके बावजूद पिछले साल सारे लोग को ट्रेनिंग दिया था। नहीं तो पिछले साल सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं था, इस बार मैंडेटरी कर दिया ना। हाँ, तो देखना है कि क्या करती है। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम है, कहीं कहीं स्टेट में सीसीएच सर्टिफिकेट होने के बावजूद ही, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में कराता है, लेकिन यहाँ पे क्या कराता है तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, ठीक है। अच्छा। तो ये सारा चीज़ सीएचओ में हम लोग को देखने को मिला है। सीएचओ में तो बहुत सारा काम, मतलब एक तरह से स्टेट हेड सोसाइटी काम कर रहा है। ये अपना जो वैकेंसी है उसको क्लियर करने का, वो चाहे जल्दी हो जाए, हाँ जल्दी, सीएचओ का है या लैब टेक्नीशियन, हर एक चीज़ का वैकेंसी यहाँ पे सही से चल रहा है, एमओ से लेकर हर एक चीज़ का। लेकिन दिक्कत कहाँ है, बीटीएससी में दिक्कत है। बीटीएससी तो कुछ हलचल ही नहीं करता, वो जो जाता है उसको इधर उधर कर वहाँ से हटाने का काम बस करता है। अभी हमको नहीं लगता है कि कुछ खास डेवलपमेंट होगा उसमें, जब तक कि आईएनसी नॉन आईएनसी वाला केस ना खत्म हो जाए। एक यही है कि स्कोर कार्ड जारी कर सकता है, उसके अलावा जब तक वो केस खत्म नहीं होगा। हाँ, तो उसके लिए हम लोग सबको साथ आना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम लोग एक दिन सोच रहे हैं कि ये वीडियो, और साथ में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कटअप के बारे में, स्टाफ नर्स के कटअप बिना स्कोर कार्ड आए तो हाँ नहीं, तो बिना स्कोर कार्ड आए हवा में तीर मारने का नहीं है। फिर हम लोग अगर हवा में तीर मारेंगे तो आप लोग ही बोलिएगा कि हवा में तीर मार रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ स्कोर ऊपर नीचे तो होगा। तो जब तक स्कोर कार्ड नहीं आ जाता है तब तक एक कटअप प्रिडिक्ट करना कोई मतलब सही से कटअप प्रिडिक्ट नहीं होगा, ये मूर्खता हो जाएगी। हाँ, और इसलिए हम लोग हाँ, तो ये गलत जानकारी देने का काम हम लोग नहीं करेंगे। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि आप लोग इस पे वीडियो बनाइए, लेकिन हम वहाँ मैसेज में भी बोले थे कि नहीं, ऐसा जब तक कि स्कोर कार्ड नहीं आ जाता है तब तक हम लोग कटअप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई अपडेट होगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।